नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बिग ब्रेकिंग जो मिल रही है सुकमा से। नक्सलियों को लगा है बड़ा झटका। तोंगपाल में हुई नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर कर दिया गया है। कांगेर घाटी एरिया कमेटी का सेक्शन कमांडर ये बताया जा रहा है, महादेव इसका नाम है। प्लाटून नंबर 31 का ये सेक्शन कमांडर है जिसे ढेर कर दिया गया है। डीआरजी के जवानों से ये मुठभेड़ चल रही थी। डीआरजी के जवानों ने ही महादेव को ढेर कर दिया है। इसके पास से बंदूक बरामद हुई है, नक्सली सामान बरामद हुआ है। शनिवार की शाम तोंगपाल के चिड़पाल इलाके में ये मुठभेड़ हुई थी जिसमें ये बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। सहयोगी सत्यनारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, पूरी जानकारी विस्तार से। में लगातार जो है माओवादियों की सूचना मिल रही थी और चिड़पा इलाके में माओवादियों की बैठक भी चल रही थी, जिसके बाद जो है एसपी सल्लभ सिन्हा के निर्देश पर जो है डीआरजी जिला बल के जवान उस ओर रवाना हुए थे। जवान और नक्सलियों के साथ में मुठभेड़ हुई। करीब आधे घंटे तक दोनों तरफ जो है गोलीबारी चली। उसके बाद जो है नक्सली जंगल में भाग गए। जब सर्चिंग की गई तो वहां पर मौके से एक वर्दीधारी नक्सली का जो है शव मिला है। नक्सली की जो पहचान की गई है वो कांकेर घाटी एरिया कमेटी का सेक्शन कमांडर महादेव के रूप में पहचान की गई, जिस पर इनाम भी था। मौके पर जो है एक 315 पिस्टल भी बरामद की गई है। इसके अलावा वायरलेस भी सेट बरामद किया गया है और नक्सली सामान भी बरामद किया गया है, जिसके बाद जो है फोर्स वापस अपने कैंप में लौट गई है। जी, वापस अपने कैंप में लौट गई है। महादेव के मारे जाने के बाद और क्या कुछ उम्मीद है इस इलाके में? कमर टूटेगी नक्सलवाद की या एक बड़ा झटका इसे कम से कम माना जाए? सत्यनारायण जी, नक्सली संगठन का जो है ये प्लाटून कमांडर जो है सेक्शन कमांडर मारा गया है। इसके करीब जो है बड़ा झटका लगा। इससे पहले भी इसी इलाके में जो है एक और मुठभेड़ हुई थी। इसमें जो है एक 5 लाख का नक्सली मारा गया था। लगातार इन इलाका में माओवादियों की जो है गिरफ्तारियां भी हो रही है और लगातार जो है माओवादी सरेंडर भी कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बीच में जो है एसपी सल्लभ सिन्हा का कहना है कि जैसे जैसे सूचनाएं मिल रही है ठीक वैसे वैसे ऑपरेशन जो है किए जा रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन है और कोरोना का जो है प्रकोप भी लगातार जारी है, तो इसको देखते हुए जो है छोटे ऑपरेशन किए जा रहे हैं। सिर्फ सूचनाओं के आधार पर ही जो है जंगलों में छापामार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें काफी सफलताएं भी मिल रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण इस तमाम जानकारी के लिए। सत्यनारायण चांडक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबर महासमुंद से, जहां शहर के करीब रहवासी इलाके की तरफ 2 हाथी पहुंच गए हैं। NH 53 को इन्होंने पार किया। महानदी के रास्ते निसदा डैम पहुंच गए हैं। राजधानी की सीमा में पारा गांव के पास 2 दंतैल हाथी हैं। हाथियों के रहवासी इलाके में आने के बाद थोड़े हड़कंप की स्थिति बनी है। वन विभाग ने 8 गांवों में अलर्ट भी जारी कर दिया है और लोगों से अपील की गई है कि हाथियों से दूर, बहुत दूर रहें। हाथियों से छेड़खानी ना करें, नजदीक जाने की कोशिश ना करें। वन विभाग की टीम लगातार इन हाथियों पर नजर रखे हुए है। सहयोगी मनोहर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, पूरी जानकारी, कोई कामयाबी लगी इन 2 दंतैल हाथियों को वापस जंगल की तरफ खदेड़ने में? जी ललित, आपको बता दूं कि ये जो हाथी है 23 हाथियों का दल है जो सिरपुर के कुकराडी बंजर में जमे हुए हैं। इन 23 हाथी जो है बीती रात जो है ये लोग कुकराडी बंजर से निकल के बोरिंग होते हुए महानदी पहुंचते हैं, जहां पर से रात को ही 21 हाथियों का दल वापस कुकराडी बंजर आ जाता है सुबह होते होते। लेकिन जो 2 दंतैल हाथी होते हैं वो महानदी पार करके पहले पारा गांव पहुंचते हैं और पारा गांव की बस्तियों से होते हुए वो नेशनल हाईवे 53 पार करके निजदा डैम पहुंच जाते हैं। इस बात की भनक जब लोगों को लगती है कि 2 दंतैल हाथी रहवासी क्षेत्र में आ गए हैं, तत्काल इस बात की सूचना जो है वन विभाग को दी जाती है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है। निजदा डैम होते हुए ये हाथी महानदी में विचरण कर रहे हैं, पानी में खेल रहे हैं, नहा रहे हैं। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार लोगों को अपील कर रही है कि आप हाथी के पास ना जाएं और हाथियों से दूरी बनाए रखें। इसी को देखते हुए वन विभाग ने जो महानदी से लगे हुए 8 गांव हैं, इन 8 गांवों पे अलर्ट जारी कर दिया है कि इन 8 गांवों में महानदी के रास्ते हाथी आ सकते हैं। वन विभाग की टीम बार बार लोगों से अपील कर रही है, लेकिन लोग जो है हाथियों को छेड़ने में लगे हुए हैं, चिढ़ाने में लगे हुए हैं। लोगों का ये मानना है कि इस तरह से चिढ़ाने से हाथी जो है वापस चले जाएंगे, लेकिन ये इस तरह का जो हरकतें होती हैं वही जो है नुकसान का कारण बनता है और लोगों के बीच हाथी जो है आक्रोशित हो जाते हैं। वन विभाग फिलहाल मौके पर है और वन विभाग इस हाथियों को मूव करने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल हाथी जो है वो महानदी के पारा गांव द्वीप पर बताया जा रहा है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोहर, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोहर हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो मनोहर ने भेजी हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2 की संख्या में ये हाथी हैं, लेकिन दंतैल हाथी हैं और हाथियों के गुस्से को छत्तीसगढ़ ने बहुत भुगता है। यही वजह है कि जो लोग हैं रिहायशी इलाकों के या इन इलाकों के करीब, वो डरे हुए हैं। और इस वक्त रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में चल रही है बेहद अहम बैठक। सीएम बघेल चर्चा कर रहे हैं। खास मुद्दे हैं राम वन गमन पथ का निर्माण होना है, सौंदर्यीकरण होना है, सजाया संवारा इसे जाना है। सिरपुर ऐतिहासिक नगरी है, उसे लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है और गृहमंत्री हैं, संबंधित विभाग के अधिकारी शामिल हैं। सरकार राम वन गमन पथ को विकसित करने की योजना पर लगातार काम कर रही है। इसके अलावा सिरपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। दरअसल सिरपुर वहां जाते जाते हर बार अटक जाता है। जो विश्व धरोहर की श्रेणी है उसमें हर बार सिरपुर पहुंचते पहुंचते अटक जाता है। यही वजह है कि सिरपुर पर सरकार फोकस कर रही है। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा अवधेश के पास आपको लिए चलेंगे। अवधेश, 2 मुद्दे हमने बताए, एक सिरपुर का है और इसके अलावा और भी कई मसलों पर मंथन है। राम, अब तो सबके हैं राम, इस पर भी मंथन हो रहा है। क्या कुछ इस बैठक से अपडेट निकल कर आया है, वो भी जरा बताएं, साझा करें हमारे दर्शकों से। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार बनी उस वक्त सरकार ने यह तय किया कि वामपथ जो गवन है, जो वन गवन जो मार्ग है, उसे चिन्हांकित करके वहां के जो पर्यटन स्थान है उसे डेवलप किया जाएगा। वहां पे पर्यटन को आकर्षित करने के लिए कई तरह की सुविधा विस्तार किए जाएंगे, जिसमें सड़कों का चौड़ीकरण, वहां पे पेयजल की व्यवस्था, वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर की स्थापना, वहां पे लोगों को जानकारी केंद्र उपलब्ध कराना, तमाम चीजों को चिन्हांकित किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ स्मिता संस्थान के शोध और मन्नूलाल यदू के द्वारा लिखा हुआ दंडकारण्य रामायण को आधार बनाया। अब उस आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार ने तय किया कि इन 51 स्थानों को चिन्हांकित किया गया जो सरगुजा से लेके बस्तर तक में समाहित है। उन स्थानों पर इसे डेवलप किया जाएगा। सरकार ने तय किया है कि पहले चरण में 8 केंद्रों को विकसित किया जाएगा और उसके बाद दूसरे और तीसरे चरण में बाकी केंद्रों को विकसित किया जाएगा। दरअसल जो दंडकारण्य रामायण लिखा गया उसमें 75 स्थानों का जिक्र किया गया, जहां पे कहा गया कि भगवान राम अपने वनवास के दौरान इन स्थानों से गुजरे थे। सरकार ने 51 को चिन्हांकित किया और 8 को पहले चरण में डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के द्वारा, हमारे दर्शकों को याद होगा कि 2 साल पहले केंद्र सरकार ने रामायण सर्किट का शुभारंभ किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के जगदलपुर का भी जिक्र किया गया था। कहा गया था कि उसे बाद में और अधिक विस्तारित वहां डेवलप किया जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ विस्तार हो नहीं पाया रामायण सर्किट के तहत। तो राज्य सरकार ने उसे भी आधार बनाया। इन तमाम चीजों को आधार बनाते हुए एक पर्यटन की दृष्टि से इसे विकसित किया, लेकिन पर्यटन के इतर राजनीति भी है, क्योंकि राम देश भर में सबके लिए अभी जाने जाते हैं और यही वजह है कि राम पथ जो वन गमन क्षेत्र है उसे विकसित करने के लिए सरकार आगे आई है। और आज मुख्यमंत्री निवास में अहम बैठक हुई, जिसमें न केवल अन्य मंत्री बल्कि विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए और कैसे धरातल पे इस योजना को सफल किया जाए, कैसे उन 8 केंद्रों को विकसित किया जाए, इस पे विस्तार से चर्चा की गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए थे और एक तरफ चर्चा चल रही है, दूसरी तरफ रैपिड टेस्टिंग किट की खेप पहुंचने वाली है। पहली खेप में तकरीबन 25,000 रैपिड टेस्टिंग किट होंगी और जब ये किट पहुंच जाएंगी तो जाहिर तौर पर जांच में रफ्तार आएगी, जांच में तेजी आएगी। बार बार जांच न करने के आरोप लग रहे हैं, कम जांच करने के आरोप लग रहे हैं, तो अब उसमें रफ्तार आएगी और देश भर में सबसे कम दाम में छत्तीसगढ़ को ये किट मिली है। प्रदेश के सभी जिलों में इसकी टेस्टिंग होगी। किट का इस्तेमाल प्रदेश में होगा और अभी फिलहाल चूंकि 5 एक्टिव केस हैं तो सरकार के पास विकल्प बहुत सारे हैं। काम करने का दायरा सरकार का बहुत बड़ा है, लोगों की सहूलियत उन्हें दी जा सकती है। और आज कोटा से रवाना होने वाले हैं छत्तीसगढ़ के छात्र। लॉकडाउन के चलते ये जो कोचिंग करने छात्र गए थे ये फंस गए थे कोटा में और राज्य सरकार ने छात्रों को लाने के लिए 97 बसेस भेजी हैं। खाने पीने का सामान है, मेडिकल स्टाफ तैनात है। 1000 से ज़्यादा छात्र कोटा में कोचिंग करने के लिए गए थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हब, कोचिंग का हब कोटा माना जाता है। कोचिंग हब भी इसे कहते हैं, कोचिंग सिटी भी इसे कहते हैं। यहाँ पर ये बच्चे पहुंचे हुए थे, लॉकडाउन का ऐलान हो गया, ये सब फंस गए थे, अब ये वापस आएंगे। इधर बालोद में इंदौर में करीब
200 मजदूर ऐसे हैं बालोद के रहने वाले जो इंदौर में फंसे हुए हैं। इन्होंने सीएम और कलेक्टर से अपील की है कि जल्द से जल्द इन्हें वापस बुलवाया जाए, इनका इंतजाम किया जाए। इंदौर से बालोद ये अपने घर वापस आना चाहते हैं। गुहार इन्होंने लगाई है, एक वीडियो जारी किया है, सीएम और कलेक्टर से गुहार लगाई गई है। देश के मुख्यमंत्री जिला और कलेक्टर जिला हमर जम्मू छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन के विनती है हमर छत्तीसगढ़ में पहुंचा दे और ओकर बाद जो भी हमर मन पर शासन करे होही, जैसन शासन करे होही हमर गांव देहात में ओला हमन माने पर तैयार हन। हमर छत्तीसगढ़ में पहुंचा दे, बस अपना विनती है। जय छत्तीसगढ़, जय। विनती है आप मन से, हम बहुत तकलीफ में हन। यहाँ छत्तीसगढ़ के रहोया बालोद जिला के आदमी हरन, हम अल्लाह पहुँचाए के आप मन प्रयास करो भाई। मोदी जी है और बघेल जी है, आप सब मिल के कलेक्टर महोदय जी अब हमारा पहुँचाए के निवेदन करो भाई। ये बस इनता वित्ती है। और ओकर बाद गाँव जाए के बाद अपन मन के जैसे टेस्ट करहु का करहु बीमारी के तेल हमन कराए बर तैयार है। हमारा बस गाँव ले जाओ, वहाँ के नियम कानून है, सब चीज ला हमन पालन करे बर तैयार है। बस हमारा यहाँ से ले जाओ, इतना विनती है। यहाँ बहुत बढ़त है बीमारी है, हमारा बहुत डर लागत है भाई। यहाँ कैसे कर बोते हम नहीं जाना। आप इधर रायपुर में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर लापरवाही बरती जा रही है और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 23 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम की विशेष टीम ने यह जुर्माना वसूला है। 8 जोन के लिए टीम बनाई गई है, नगर निगम की तरफ से बनाई गई है। ये इसी तरीके से जो ज्यादा बहादुर बनते हैं या जिन्हें लगता है कि कोरोना उनके हाथ से चुटकी से मसलने से मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, उनसे ये जुर्माना वसूला गया है ताकि उन्हें सबक लगे। इधर जशपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सजा दी गई है। लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है और पुलिस ने कसरत इनसे करवाई है। पथलगांव पुलिस ने कसरत करवाई है। लॉकडाउन का जिले में सख्ती से पालन किया जा रहा है, पर कुछ लोग हैं जो नहीं समझना चाह रहे हैं, उनकी जिज्ञासाएं शांत नहीं हो पा रही हैं। झूठ बोल बोल के, मेडिकल का झूठ बोल के, पढ़ाई का झूठ बोल के सब निकल रहे हैं और जो निकल रहे हैं उनकी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और वो तस्वीरें फिर घर वाले देख रहे हैं। कितने शर्मिंदा हो रहे होंगे। दिन नहीं 2-3 दिन मतलब होना चाहिए ये। इधर कोरबा में 2 वाहनों के बीच टक्कर हो गई और टक्कर होने के बाद आग लग गई। घटना में एक ड्राइवर जिंदा जल गया है। पाली थाना इलाके का बांधाखार मोड़ है जहां पर यह हादसा हुआ है और कुछ लोग इसमें जख्मी भी हुए थे जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और कोरबा के कोल एरिया में चलने वाले ये दोनों ट्रेलर हैं और दोनों ट्रेलर के बीच टक्कर हुई। टक्कर लगने के बाद इसमें आग लग गई। दमकल पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इधर राजधानी में महिला की लाश मिली है। रायपुर में केसरी बगीचा के पास बोरे में बंधी लाश मिली है। महिला की हत्या कर यहां पर लाश फेंकी गई है और तकरीबन 15 से 20 दिन पुरानी ये लाश बताई जा रही है। चूंकि बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी है और यही वजह है कि इस महिला की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, मृतक की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। रायपुर की पुरानी बस्ती थाना इलाके का ये मामला है। इधर राजधानी में पीलिया का कहर लगातार जारी है। पीलिया मरीजों की संख्या 552 तक पहुंच चुकी है। 550 से 2 ऊपर 552 तक की संख्या पहुंच चुकी है। शनिवार को पीलिया के 33 नए मरीज मिले हैं। अलग अलग अस्पतालों में मरीजों का इलाज जारी है। अब तक 1877 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। 12157 घरों का परीक्षण किया जा चुका है और 33,357 क्लोरीन की गोलियां बांटी गई हैं। न्याय मित्र ने पानी की सप्लाई टैंकर के जरिए करने के लिए कहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर के एमआरटीबी से 4 कोरोना मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। डिस्चार्ज होने वालों में 2 महिलाएं 2 पुरुष शामिल हैं और ये दोनों पुरुष इंदौर के ही रहने वाले हैं। दोनों महिलाएं खरगोन की रहने वाली हैं। मेडिकल स्टाफ ने इन सभी को बधाई दी, तालियां बजाईं। कोरोना को हराकर जब ये डिस्चार्ज हो रहे थे कोरोना संक्रमित
और उसके बाद इन्हें इस तरीके से विदा किया गया, खुशी खुशी विदा किया गया। 2 पुरुष 2 महिलाएं खरगोन की रहने वाली हैं और बाकी जो दोनों पुरुष हैं वो इंदौर के रहने वाले हैं। यहाँ का स्टाफ अच्छा है, सब टाइम से देते हैं, गोली दवा भी न, डॉक्टर भी अच्छे से जांच करते हैं। आज मैं खुश होकर घर जा रही हूँ अच्छे से। बीमारी को नहीं हो तो मैं नंदे को छोड़ने गए थे तो जब से बताया डॉक्टर को अच्छा कैसा लग रहा है? हाँ हमको बुखार हुई, उससे मेरे को अंदाज लग गया। आप ये कितनी तारीख को आए थे? हाँ, मैं यहाँ 5 तारीख को MY में आया। जी हाँ। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा यहाँ के स्टाफ के प्रति, और स्टाफ निचला स्तर तक का बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत अच्छे से भाईचारे से व्यवहार करते हुए यहाँ हम लोगों। और कोविड-19 के खिलाफ जंग में हर कोई अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। रायपुर में एक ऐसी ही नायाब तस्वीर देखने को मिली जहां एक कोरोना योद्धा ने दूसरे कोरोना योद्धा की मदद की। कोविड-19 के खिलाफ जंग में समाज सेवियों से लेकर शासन प्रशासन और जन प्रतिनिधियों तक हर कोई अपने स्तर पर इस युद्ध में लगे लोगों और जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के लिए मदद कर रहा है। रायपुर में भी जाने माने डॉक्टर अब्बास नकवी, कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी और व्यापार प्रकोष्ठ के गौतम कक्कड़ ने डीजीपी डीएम अवस्थी को 500 नग N95 मास्क सौंपे। कोरोना के इस वैश्विक महामारी के दौर में हमारे पुलिस कर्मियों ने जो काम किया है वह प्रशंसनीय है। कोरोना से हमारी जंग अभी पूरी नहीं हुई है, ये आगे भी निरंतर जारी रहेगी। इसके लिए हम लोग की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि पुलिसकर्मी अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, अपना बचाव करें। उसके लिए हम लोग उन्हें फेस मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपने बचाव के साथ में आगे भी इस कार्य को निरंतर जारी रखें। रायपुर शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अब्बास नकवी के द्वारा 500 N95 मास्क प्रदान किया गया, जो राज्य के पुलिस मुखिया डीजीपी श्री डीएम अवस्थी को दिया गया। उन्होंने बहुत हर्ष व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार डॉक्टर अब्बास नकवी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और पुलिस को N95 मास्क प्रदान किया, इससे निश्चित तौर पे पुलिस कर्मियों का जो कार्य करने की दक्षता है वो भी बढ़ेगी। कोविड-19 के खिलाफ जंग में आत्मरक्षा ही एक अहम कड़ी है और आत्मरक्षा के उपायों में शामिल मास्क पाकर डीजीपी ने पूरी टीम को धन्यवाद दिया। डीजीपी खुद सड़कों पर उतरे और पुलिस कर्मियों को N95 मास्क का वितरण किया गया। N95 500 मास्क रायपुर पुलिस के उन कर्मियों के लिए है जो दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। मैं डॉक्टर नकवी का और उनकी टीम का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। काफ़ी महंगे मास्क हैं, जिससे कि जो जवान हमारे दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं उनकी सुरक्षा हो सके, और ये डॉक्टरों का पुलिस के प्रति जो लगाव है उसका मैं सम्मान करता हूँ। डीजीपी साहब स्वयं है और जो यहाँ पे ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात जो आरक्षक और अधिकारी लोग थे, इनको N95 मास्क का वितरण किया गया है और निश्चित तौर पर ये उनकी सुरक्षा के लिए काफ़ी फायदेमंद है। कोरोना के खिलाफ जंग में हर कोई कार्य कर रहा है। ऐसे में खुद के जवानों को N95 मास्क मिलने से काफी मदद मिलेगी। बताया जाता है कि N95 मास्क महंगे होने के साथ ही काफी हद तक सुरक्षित भी है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि देश और दुनिया को जल्द ही कोरोना से निजात मिले। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़। लॉकडाउन के दौरान अक्षय तृतीया का पर्व फीका रहा। रायपुर में सराफा बाजार सूने रहे। लॉकडाउन के चलते यहां कोई दुकान नहीं खोली गई, जबकि अक्षय तृतीया पर लोग बड़ी तादाद में खरीदारी करते हैं। छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया पर गुड्डे गुड़ियों का विवाह कराने की परंपरा है, लिहाजा बाजार में रंग बिरंगे गुड्डे और गुड़ियों की बिक्री हो रही है। इस बार कोरोना के चलते ज्वेलरी शॉप भले ही बंद है, लेकिन कुम्हारों को थोड़ी राहत जरूर मिली है।
लॉकडाउन में चेन्नई में फंसे ओडिशा के मछुआरों ने घर वापसी के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। सभी ने चंदा लेकर 2 लाख रुपए में एक बोट खरीदी और समंदर के रास्ते ओडिशा पहुंच गए। यहां इन सभी को क्वारंटाइन रखा गया है। पिछले 2 दिनों से सूरजपुर जिले में मौसम के मिजाज बदले बदले हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। शनिवार शाम से ही तेज आंधी तूफान के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। शनिवार को आए आंधी तूफान के साथ साथ भैया थान, जरही, प्रतापपुर इलाके में जमकर ओले गिरे हैं। वहीं विश्रामपुर भटगांव सलका मार्ग में कई पेड़ गिर गए। इसके चलते SCCL विश्रामपुर की जो बसें हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई मकानों को नुकसान भी पहुंचा है। आज सुबह फिर से रुक रुक कर तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई है। इधर शनिवार को अचानक मौसम का मिजाज बदला और कई जिलों में जोरदार बारिश के साथ साथ ओले गिरे हैं। सुकमा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, जगदलपुर। मुंगेली में तो आलम ये रहा कि जो ओले यहाँ पर गिरे वो थोड़े अलग आकार के थे। हालांकि वो पानी उसका कोई आकार नहीं होता, पर फिर भी लोगों को उसमें कोरोना की शक्ल नजर आई। सुकमा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, जगदलपुर। किसानों की चिंता इस ओलावृष्टि के चलते बढ़ गई है। सब्जियां भी खराब हो रही हैं। ये 5 तस्वीरें हैं। सुकमा में जोरदार बारिश, ओले भी गिरे हैं। कवर्धा में भी बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई। ओले की मार के चलते जो खड़ी फसलें वो तबाह हो गई हैं। मुंगेली में ओले गिरने से कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा, खपरेल टूटे, फसल बर्बाद हुई। बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में भी कमोबेश ऐसी स्थिति।